हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए आरपीएससी का जो चल रहा है, कभी कभी मुझे बड़ी शर्म भी आ जाती है कि आरपीएससी का चल रहा है, कभी एक दिन होता है, फिर 3 दिन बाद होता है, फिर 2 दिन बाद होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन राइटर्स जो है वो लेकर आई हूँ। आरपीएससी का जो सीनियर टीचर का है, मैंने इससे पहले सिलेबस पे डिस्कस किया था। अब उन्होंने खोल दिया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो उसमें जो भी इंडियन राइटर्स दिए हुए थे, तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, नसीम एस्किल, सरोजनी नायडू और कमला दास, इनके और मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, तो ये कुछ जो राइटर्स हैं उनके क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और एक और चीज़, अब से मैं आप सब लोगों के साथ रेगुलर रहूँगी, क्योंकि इससे पहले मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ रेगुलर रहूँगी, जैसे कि ग्रामर और लिटरेचर के आरपीएससी से संबंधित आप लोगों को कवर करवा पाऊँ। और एक चीज़ ये मान के चलिए कि जो भी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो ना केवल एक एग्ज़ाम के लिए बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आती हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड जो है वीडियो को पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, ना पसंद आए तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए, इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज ऑन इंडियन राइटर्स, नसीम एस्किल, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, कमला दास, टैगोर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से हैं। यूपीटीजीटी इंग्लिश का ये थोड़ा सा भैया ऐड भी करूँगी मैं अपना। यूपीटीजीटी इंग्लिश का नया बैच जो है वो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी अभी। दोज हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन वो इस नंबर पे 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। और आप लोग यूपीटीजीटी का बैच अगर आप पढ़ेंगे, आपको सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि इस बैचेस में आपकी एक है ऑफलाइन बैच ना होते हुए भी, ऑनलाइन बैचेस होते हुए भी, यू फील लाइक एज इफ़ यू आर स्टडिंग इन एन ऑफलाइन क्लास। आपके साथ लाइव इंट्रैक्शन, सारी चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ इन बैचेस में होती है। कई बार तो इतना ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिव क्लासेस हमारी होती है, कई बार बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाता है तो मुझे अपने स्टूडेंट्स को रोकना पड़ता है, लेकिन इंटरेक्टिव क्लासेस जो हैं वो होती हैं। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से लोगों को एक ये मिसकंसेप्शन रहता है कि पता नहीं हमारे डाउट्स क्लियर होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं हम लोग जो हर चीज़ हमें समझ में आएगी या नहीं आएगी। देखिए, पहली बात तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझा सकूं। अपने डाउट्स वो लोग पूछते हैं, अगर मान लीजिए वो डाउट्स जो हैं चैट के थ्रू नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो आप हर स्टूडेंट मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से पर्सनली कनेक्टेड रहता है और वो लोग मेरे से जिसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उनके जवाब देती हूँ। और बातचीत तो हमारे बीच में वैसे भी फ़ोन पर भी होती ही रहती है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारे में और औरों में अंतर है कि सिर्फ ये नहीं कि बैच अगर ख़रीद लिया किसी ने तो उसका मेरे से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझसे पर्सनली जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। इंडियन राइटर्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इट इज़ टू इंडियन फिक्शन व्हाट टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस इज टू द रशियन, विच ऑफ टैगोर्स नॉवल हैज़ बीन रेफर्ड टू हेयर। देखिए, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है वो मिली हुई थी। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जो नावल है गोरा, ये नावल जो है, जैसे ये एक व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय समझता है, ब्राह्मण समझता है, और कैसे उसको ये पता चलता है कि वो ब्राह्मण तो है, दूर की छोड़ो, भारतीय भी नहीं है। तो उसकी अवेकनिंग पर और उस पर जो है ये आधारित है ये नावल। तो जैसे लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस जो है वो एक रशियन, उसमें जो है एक उनका ये माना जाता है कि भाई रशिया में लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस जितना फेमस है और लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है, उतना ही रविन्द्रनाथ टैगोर का नावल है गोरा। तो दैट इज गोरा। द करेक्ट आंसर इज गोरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएम्स लाइक उर्वशी, द चाइल्ड, लवर्स गिफ्ट वर रिटन बाय। ये जो पोएम्स हैं ये लिखी गई हैं गुरुदेव के द्वारा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये जो है दैट दीज पोएम्स आर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following Tagore's novel is set in the revolutionary Bengal of 1905? बंगाल में रेवोल्यूशन की जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था कि
1905 में शुरू हुआ था और ये जो नावल है द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड में जो 1905 की बंगाल की क्रांति के बैकग्राउंड पर है, दैट इज द होम एंड द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैगोर्स द क्रेसेंट मून। टैगोर की जो किताब है, टैगोर ने ना केवल उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, बल्कि उन्होंने बच्चों के लिए किताबें, उनके जो प्लेस हैं जैसे मुक्तधारा जो है उनके या इनका जो भाई जो इनके प्लेस है, मतलब वो प्लेस इस तरीके के हैं कि वो इंडिया की स्पिरिट को बताते हैं। और उन्होंने बच्चों के लिए भी जो वर्क्स लिखे हैं उनमें बिल्कुल द क्रेसेंट मून जो उन्होंने लिखा है, ये वर्क बच्चों के लिए ऐसे, मतलब आप जब उन्हें पढ़ते हैं तो उन पढ़ के जैसे हमें अपने बचपन के में चंदा मामा की कहानियाँ, उस तरीके की कहानियाँ इसमें हैं। तो टैगोर्स द क्रेसेंट मून बुक फॉर चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड इन, कि टैगोर की जो ये क्रेसेंट मून है ये कब पब्लिश हुई थी। दैट पब्लिश्ड इन 1913, ये 1913 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स। ये किसने जो है लिखी हैं फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स। अब आप ये देखिए कि कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इनके ऊपर है। देखिए ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टैगोर आर्टिकुलेटेड। अभी ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये सारे जो हैं वो टैगोर पे ही हैं। द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स वॉज रिटन बाय टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है ये जो वर्क है द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स। रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्ले है चंडालिका, इट्स अ वंडरफुल प्ले, और उनके जो वर्क्स हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक इंडियन जो है उन्होंने नब्ज पर हाथ रखा हो। In which of the following plays Tagore articulated an eloquent protest against the onslaught of the machinery on the ancient ramparts of man's individual freedom? इन्होंने एक प्ले लिखा है जिसका नाम है मुक्तधारा, मुक्तधारा और द रिवर फॉल। ये प्ले एक तरीके से आप ये कहें मशीन की उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी की जो वर्क फ्रॉम जो हाथ से काम करना है उसको ज़्यादा उन्होंने फेवर करा है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स के। और ये जो मुक्तधारा इसमें ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ भी इन्होंने अपना क्रिटिकी जो है ये प्ले जो है इट्स अ क्रिटिकी अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इट इज़ इन द फेवर ऑफ महात्मा गांधीज फिलॉसफी व्हेन बिकॉज ही प्रेशराइज्ड वर्क विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो ये महात्मा गांधी की फिलॉसफी को सपोर्ट करता हुआ प्ले है मुक्तधारा। मुक्तधारा का जो मतलब होता है वो होता है द वाटरफॉल, और इसमें इन्होंने मशीनरी के अगेंस्ट और में जो है मैन लेबर जो है उसको सपोर्ट जो है वो किया है, द लेबर विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो ये दैट इज मुक्तधारा। टैगोर रॉट प्राइमरली इन, टैगोर एक बंगाली राइटर थे और वो जो लिखा करते थे ऑल्दो ही वॉज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, लेकिन वो बेसिकली जो लिखा करते थे वो लिखते थे बंगाली में। नेम द फर्स्ट इंडियन पोएट हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। फर्स्ट इंडियन पोएट जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें उनके वर्क गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। Oh mystic lotus, sacred and sublime in myriad petaled grace, inviolate these lines by सरोजनी नायडू। भारत की जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, ये इन्होंने 13 साल की उम्र में पहली पोएम लिखी थी। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड जो है ये सरोजनी नायडू, जिन्हें जो इनकी ये पोएम है ओ मिस्टिक लोटस सेक्रेड एंड सबलाइम इन मायरिड, ये जो पोएट है ये है जो इनके द्वारा ये वर्क ये लाइंस लिखी हुई हैं ये है सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू कंपोज्ड एन इंग्लिश पोएम एट द एज ऑफ, सरोजनी नायडू ने अपनी पहली इंग्लिश पोएम कंपोज करी थी एट द एज ऑफ 13। Sarojini Naidu composed an English poem at the age of 13. Life is a prism of my light and death, the shadow of my face. These lines have been uttered by.
ये लाइंस जो कही गई हैं ये कही गई हैं सरोजनी नायडू के द्वारा। These lines are by Sarojini Naidu. Which is Sarojini Naidu's last collection of poems? Sarojini Naidu का जो last collection of poem है that is The Broken Wing. The Broken Wing is the last collection of Sarojini Naidu. ये सारे उन्हीं के collection हैं मगर this is the last collection. Which poem of Sarojini Naidu is addressed to Gandhi? महात्मा गांधी को जो उन्होंने पोएम एड्रेस करी है उसका नाम है लोटस। तो उन्होंने जो महात्मा गांधी को एड्रेस करके लिखी है दैट इज द लोटस। सरोजनी नायडूज वर्क हैज अ रियल ब्यूटी। ये किसने कहा है कि सरोजनी नायडू के वर्क में एक रियल ब्यूटी है? ये एक और महान राइटर दैट इज श्री औरबिंदो। ये लिखा है औरबिंदो घोष ने। Which of the following poems is not by Nissim Eskill? Let's discuss about Nissim Eskill first. Nissim Eskill, the father of modern Indian English poetry, he was a Ben Israelite और उनका एक बहुत फेमस वर्क है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। उनका जो पहला पोइटिक कलेक्शन था दैट वाज अ टाइम टू चेंज। और निसिम एस्किल ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल अपनी पोएम्स के माध्यम से अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई है, उनकी जो इंग्लिश है दैट इज़ पिटगिन, जो जिसे कहना चाहिए कि जैसे बाबू इंग्लिश भी कहा जाता है, उनकी एक बहुत फेमस पोएम है दैट इज़ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें उन्होंने बिल्कुल जो गांव का माहौल है उसको बताया है। और निसिम एस्किल की पोएम्स से जितने भी इंडियंस होते हैं वो एक कनेक्टिविटी जो है वो पाते हैं। और ये जो पोएम है इनमें से इनके जो निसिम एस्किल के विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट बाय निसिम एस्किल, इनमें से कौन सी पोएम निसिम एस्किल की नहीं है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मैरिज, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीयर्स, द स्ट्राइडर्स। ऑप्शन में गड़बड़ कर दी क्या? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मैरिज, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीयर्स, ये स्ट्राइडर्स इनकी नहीं है। तो ये किसकी है? दैट्स A.K. रामानुजम। ये पोएम जो है A.K. रामानुजम की है और ये जो है इनकी पोएम नहीं है। Which of the following plays is not by निसिम एस्किल? इनमें से कौन सा प्ले निसिम एस्किल के द्वारा नहीं लिखा गया? नलनी एक कॉमेडी है, मैरिज पोएम, द स्लीप वॉकर्स, ये तीनों इन्हीं के हैं। द डोल ड्रमर्स इनका नहीं है, तो इसमें है द डोल ड्रमर्स इज नॉट रिटन बाय निसिम एस्किल। Which one of the following is not a collection of poems by Eskill? इनमें से कौन सा पोएटिक कलेक्शन निसिम एस्किल का नहीं है? 60 poems, the third, the interior landscape, the unfinished man. इंटीरियर लैंडस्केप इनका कलेक्शन नहीं है, ये भी रामानुजम का पोएटिक कलेक्शन है, दैट इज नॉट रिटन बाय हिम, इनका नहीं है, ये A.K. रामानुजम का है। Which one is not a collection of poems by निसिम एस्किल? इनमें से कौन सा कलेक्शन निसिम एस्किल का नहीं है? द पैरट्स डेथ इज नॉट रिटन बाय हिम। पैरट्स डेथ उनका कलेक्शन नहीं है। निसिम एस्किल्स प्ले नलिनी इज, नलिनी जो उनका प्ले है वो क्या है? दैट्स अ कॉमेडी। नलिनी जो है वो कॉमेडी है। Which one of the following निसिम एस्किल्स play is built on the theme Give us this day our daily American? ये प्ले एक फार्स है, ये बेस है। इसमें जो ये प्ले है जिसका नाम है द स्लीप वॉकर्स, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो मुंह पे मास्क पहने रहते हैं। दे आर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ अमेरिकन्स और वो अमेरिकन्स वट एवर अमेरिकन्स डू दे फॉलो देम। ये एक क्रिटिकी, एक फार्स, एक सटायर है सो कॉल्ड एलीट क्लासेस पे जो पढ़े लिखे मॉडर्न होने का दावा करते हैं। हर चीज़ जो इंडियन है वो इन्फीरियर है और जो चीज़ अमेरिकन है वट एवर बी इट इज़ वो चीज़ जो है वो सुपीरियर है। इसमें इस चीज़ का मजाक उड़ाया गया है। ये एक बाइबल की राइम है, वो सैम है कि द आवर फादर हु इज़ इन हेवन गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, उसको कहा गया है गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन्स, क्योंकि जो अमेरिकन्स वट एवर अमेरिकन्स डू वही सही होता है और हमें उसी को फॉलो करना है। तो इसमें सो कॉल्ड जो एक एलीट क्लासेस है जो अपने आप को पढ़ा लिखा और फॉलोअर्स ऑफ अमेरिकन, जो लोग अमेरिकन्स को फॉलो करते हैं वही एलीट क्लास होते हैं। इसमें इस चीज़ का बहुत बढ़िया मजाक जो है वो बनाया गया है। दैट इज़ द स्लीप वॉकर्स, दैट इज स्लीप वॉकर्स।
Which poem of Nissim Ezekiel is a critique of the man-woman relationship in modern society? Man-woman relationship को जो बताती है, that is woman and child. That is woman and child. Who said, my mother only said, thank God the scorpion picked on me and spared my children. ये बहुत फेमस लाइन्स हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लाइन्स हैं, और इसमें जो है इसमें दिखाया गया है कि मदर, वो बारिश की रात में एक स्कॉर्पियन जो है वो आ जाता है, मदर के काट लेता है। किस तरीके से गांव वालों का कैसे गांव वाले जो हैं वो जहर के लिए उतारने के लिए क्या क्या अपने रिचुअल्स जो है वो करते हैं। तो ये निसिम एज़ेकियल की पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। Which is Ezekiel's first book of poems? Ezekiel की first book of poem है, that is A Time to Change. Which poem of Ezekiel is an autobiographical poem? Autobiographical poem जिसमें उन्होंने अपने बचपन के, अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस वगैरह जो बताए हैं, वो है बैकग्राउंड कैजुअली। दैट इज बैकग्राउंड कैजुअली। Who wrote the poem The Dance of Eunuchs? Dance of Eunuchs जो लिखी गई है वो लिखी है इंडिया की कन्फेशनल पोएट कमला दास के द्वारा। कमला दास जिन्हें कंपेयर किया जाता है अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लैथ, क्योंकि सिल्विया प्लैथ भी एक कन्फेशनल पोएट थी और ऐसे ही कमला दास भी एक कन्फेशनल पोएट है। उनकी मेन जो पोएम्स का जो मेन थीम होती है दैट इज़ लव, एंड शी वॉज वेरी ओपन अबाउट हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई थी अंत्य कथा, उसको में उन्होंने जब अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था, इट क्रिएटेड अ स्टिर, ऑल्दो शी एडमिटेड लेटर दैट सो मेनी थिंग्स वर जस्ट क्रिएटेड बाय हर दैट वाज नॉट रियल, बट जस्ट टू क्रिएट स्टिर शी इंक्लूडेड दोज इंसिडेंट्स इन हर ऑटोबायोग्राफी। तो ये है कमला दास, जो कि भारत की सिल्विया प्लैथ जिन्हें कहा जाता है, तो दैट इज कमला दास। In which poem Kamala Das ironically provides a panacea for a happy married life, husbands and wives, here is my advice to you, obey each other's crazy commands। ये किस में जो है उन्होंने ये जो दिए, ये एक सेटायरिकल पोएम है। That is, ये जो है हैप्पी मैरिड लाइफ का, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, हेयर इज माई एडवाइस टू यू, ओबे ईच अदर्स क्रेजी कमांड्स, ये है दैट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन पोएम से ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं। हु इज द राइटर ऑफ अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एंड अदर स्टोरीज? अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एंड अदर स्टोरीज ये लिखी गई हैं कमला दास के द्वारा। ये वर्क जो है वो लिखा गया है, बीच में दो आ रहे हैं, दैट इज रिटन बाय कमला दास। इन विच स्टोरी ऑफ कमला दास लेस्बियन रिलेशनशिप हैज बीन डिस्क्राइब्ड? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कमला दास वॉज वेरी ओपन अबाउट मैन वुमेन रिलेशनशिप, तो उन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में अपनी एक शॉर्ट स्टोरी में बताया है, और उस शॉर्ट स्टोरी का नाम है इकबाल। इकबाल शॉर्ट स्टोरी में उन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में बताया है। Now the next question is Summer in Calcutta is a poetical collection of Summer in Calcutta, जो बहुत कुछ जो कीट्स के ये जो इसकी ओपनिंग पोएम है समर इन कैलकटा, बहुत कुछ कीट्स की पोएम से मिलती जुलती है अपने सेंसरी जो अपने एक्सपीरियंसेस के लिए। तो ये लिखे है, ये पोएटिक कलेक्शन है किसका? दैट इज बाय कमला दास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्फेशनल पोएट? अभी मैंने आपको बताया जो कन्फेशनल पोएट हैं और जिन्हें भारत की सिल्विया प्लैथ कहा जाता है, दैट इज कमला दास। विच इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ आर के नारायण? आर के नारायण जो कि भारत के रीजनल नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने एक फिक्टिशियस टाउन मालगुडी क्रिएट किया है, और वो उनका जो फर्स्ट नॉवल था जिसमें उन्होंने मालगुडी को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज स्वामी एंड फ्रेंड्स, और इनका है विच इज द फर्स्ट नॉवल, दैट इज स्वामी एंड फ्रेंड्स।
Which novel of Narayan won the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उन्हें विच अपनी जो नॉवल है दैट इज़ द गाइड, और गाइड जिस पर एक मूवी भी बनी है, द गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। Who wrote an introduction to R.K. Narayan's novel The Financial Expert? Financial Expert के लिए R.K. नारायण के नॉवल का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा है ग्राहम ग्रीन ने। दैट वॉज रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। R.K. Narayan's A Horse with Two Goats and Malgudi Days are collection of। R.K. नारायण ना केवल नॉवेल्स लिखा करते थे बल्कि वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, ट्रैवल मेमोयर्स भी लिखा करते थे, और ये अ हॉर्स विद टू गोट्स एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो ये है दैट इज़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। और मालगुडी डेज ये आप लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा, और जिन लोगों ने अपने बचपन में देखा वो बड़े होकर देखा होगा मालगुडी डेज। Which of the following contains R.K. नारायण's US travel memoirs? US travel memoirs जो है उन्होंने अपने उनका एक वर्क है My Dateless Diary, उसमें उन्होंने अपने US के memoirs को लिखा है। That is My Dateless Diary। Name the writer of the Painter of Science। Painter of Science जो है वो किसने लिखा है? That is by राजा राव, R.K. नारायण, खुशवंत सिंह, रूथ पवार झाबवाला। पेंटर ऑफ साइंस इज रिटन बाय R.K. नारायण। ये जो नॉवल है इट्स अ क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल कल्चर एंड मॉडर्न कल्चर। पेंटर ऑफ साइंस जो है वो एक क्लैश दिखाया है ट्रेडिशन और वेस्टर्न वैल्यूज के बीच में। तो इट इज रिटन बाय R.K. नारायण। Which is Anand's only novel in which a woman has been chosen as the central character? मुल्कराज आनंद, जिन्हें प्रोपेगेंडिस्ट भी कहा जाता है, जिनकी नॉवल अनटचेबल ने एक स्टेर क्रिएट कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो अनटचेबल नॉवल लिखी थी दैट वाज वो एक स्वीपर की एक दिन की कहानी, बाखा की कहानी उन्होंने बताई थी। जिस समय उन्होंने ये नॉवल लिखा था उस समय अनटचेबिलिटी अपने चरम पर थी, और उस नॉवल में काफ़ी सारे चेंजेस महात्मा गांधी के द्वारा करवाए गए थे। अंत में बाखा जो है वो 3 सॉल्यूशंस के साथ होता है, और ये नॉवल जो है इसमें उन्होंने मुल्कराज आनंद को इस नॉवल से मतलब एक कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें प्रोपेगेंडिस्ट कहना शुरू कर दिया था। और ये जो मतलब उसके बाद उन्होंने, लेकिन जितना फेमस ये नॉवल था उसके बाद उन्होंने इस द रोड लिखा, वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन ये नॉवल अनटचेबल इट वाज वेरी सक्सेसफुल। खैर मैं अभी अनटचेबल की बात इसमें यहाँ नहीं है। मुल्कराज आनंद ने अपने एक ही नॉवल में वुमेन को एज अ सेंट्रल कैरेक्टर रखा है, और वो नॉवल है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। Which novel of Anand discusses the theme of exploitation of coolies working in a tree garden at the hand of British official? यह नॉवल उन्होंने लिखा था टी प्लांटेशन के ऊपर आधारित था, जिसमें जो है ये है दैट इज 2 लीव्स एंड अ बड। 2 लीव्स जो है सिग्निफाई करते हैं टी लीव्स को, और इसमें कैसे वहाँ के टी बागान के कुलियों को वहाँ के जो अंग्रेज मैनेजर है उसके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसका बहुत जो है एक बर्बर वर्णन जो है वो इसमें दिया गया है। दैट इज 2 लीव्स एंड अ बड। विच इज़ द अर्लीस्ट बुक ऑफ मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद के ने जब अर्लीस्ट बुक लिखी तो बहुत से लोगों को ये पता है कि ही स्टार्टेड हिज करियर विद अनटचेबल, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले जो उनकी अर्लीस्ट बुक है दैट इज करीज एंड अदर इंडियन डिशेस, ये उनकी वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स में से है, दैट इज करीज एंड अदर इंडियन डिशेस। I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism. This sentence occurs in the novel. ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुल्कराज आनंद की जो नॉवल थी अनटचेबल, और ये अनटचेबिलिटी is, was and will always be a blot in the system of India. तो ये एक ब्लॉट है, था और रहेगा, और ये आता है अनटचेबिलिटी, ये सेंटेंस जो है दैट इज इन द नॉवल अनटचेबल। बाखा की एक दिन की कहानी, एक दिन की कहानी है ये बाखा द स्वीपर बॉय के जीवन की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं, अब कल मिलूंगी मैं आपसे मोस्ट प्रोबेबली ग्रामर के किसी चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय।